Hey, what's up, guys? बिजनेस सर्विस बेसिकली है क्या, ठीक है। सर्विस आर दोस्त है। बिजनेस सर्विस मतलब सर्विस क्या होती है, बिजनेस की सर्विस जो हमारे तुम बिजनेस को हम देते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर्विस क्या है? सर्विस दो सेपरेट इंटेंजिबल identifiable activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सर्विस बेसिकली क्या है? जो एक सेपरेटली हो, इंटेंजिबल हो, आइडेंटिफिकेबल हो एक्टिविटीज, जो आपके क्या है, इंटेंजिबल है, एक इंटेंजिबल हो पहली बात तो, ठीक है। इंटेंजिबल मतलब जो होके भी नहीं होता, ठीक है, एक तरीके से मतलब ये नहीं, मतलब इंटेंजिबल क्या है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, एंड आप उसको एक तरीके से वो है पर वो नहीं है, ठीक है। अब सर्विस क्या है? सर्विस आपको कुछ सर्विस कोई आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपको सर्विस दे रहा है बट आप उसको फील नहीं कर सकते, उसको आप देख देख नहीं सकते, उसको हम सर्विस कर रहे हैं, ठीक है। और सर्विस बेसिकली है क्या? सर्विस है मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको क्या है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, नेसेसरी नहीं होता कि जो भी आपको चाहिए वो एक वो मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हो, ठीक है। तो मतलब अपने इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऐसा भी नहीं होता। एक सर्विस आर दोस्त सेपरेटली इंटेंजिबल आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सर्टिफिकेशन ऑफ वांट्स आर नॉट नेसेसरी लिंक टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो मतलब आपको एक सर्विस मिल रही है, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप हर चीज वो मतलब प्रोडक्ट से लिंक हो, ठीक है। और क्या है? जैसे वेयर हाउसेज सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। अभी क्या auxiliaries to trade refers to the activities related to buying and selling of goods and service. These are also known as business services facilities. तो बेसिकली ऑक्सिलरीज होते क्या है? जो भी एक ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होती है? बेसिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, आप जो भी आप खरीदते हो या फिर बेचते हो उसको हम कहते हैं ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड क्या करती है? उसमें हेल्प करती है जिससे आपको जो भी परेशानी आती है उसको हटाने में। तो ऑक्सिलरी ट्रेड एक तरीके से अगर आप जैसे आप परेशानी हटाते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो? उसको बाय और सेल करते हो, तो उसको कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड ऑक्सिलरी ट्रेड्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस बेसिकली तीन टाइप के होते हैं: इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल, इनकॉन्सिस्टेंट्स और इन्वेंटरी लॉस, ठीक है। अभी इंटेंजिबल क्या है? सर्विसेज आर इंटेंजिबल दैट इज कैन नॉट बी टच, इट कैन ओनली फील दैट देयर बेनिफिट बी अवेलेबल। मतलब क्या है? इंटेंजिबल एक ऐसी सर्विस होती है जिसको आप मतलब टच नहीं कर सकते, आप जस्ट फील कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट देयर बेनिफिट आर अवेलेबल, जो भी आपका बेनिफिट है उसका आपको जब जैसे आपको उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसको हम सर्विस कहते हैं, ठीक है। सर्विस आर इंटेंजिबल ऐसी इंटेंजिबल दैट इज नॉट विथ टच, आप सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, आप उसको जस्ट फील कर सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। जैसे क्या है? फॉर एग्जांपल में ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर, ठीक है। और क्या है? आप किसी से मान लो किसी आपने एसी सही करवाई तो उसको क्या क्या रिपेयरिंग ऑफ एसी, लाइक ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी मतलब इनकंसिस्टेंसी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड इंटेंजिबल प्रोडक्ट सर्विस हैव नॉट परफॉर्म एग्जीक्यूटिवली ईच टाइम डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, दिस हैपनिंग एवरी टाइम। तो बेसिकली क्या है? इनकंसिस्टेंसी कैसे होती है? बेसिकली मान लो आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है? आप उसको मतलब अगर मान लो कोलगेट का है, अगर कोई किसी को बंदे को कोलगेट लेनी होगी क्योंकि उसके ब्रश करनी है उसको, ठीक है। तो उसको क्या है? हर बंदे की सारी सबकी यही नीड्स रहेगी, बट है ना इनकन बट सर्विस में क्या होता है? बेसिकली सर्विस में क्या होता है? जो सर्विस होती है ना वो क्या होती है? मतलब हर हर बंदे की अलग अलग जो अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, अलग अलग डिमांड होती है। मान लो एक बंदे को क्या है कि मान लो एक कंपनी, एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको सिंपल तरीके से, प्रोडक्ट और सर्विस में क्या अंतर है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या अंतर है, ठीक है। देखो गुड्स क्या करता है? मान लो आपने गुड्स बनाया, आपने आप चला रहे हो एक फैक्ट्री चला रहे हो बिस्किट की, ठीक है। तो मतलब आपको क्या है? बिस्किट आपको अब आप बिस्किट बेच रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या है? मतलब हर किसी बंदे को बिस्किट चाहिए खाने के लिए, टेस्ट के लिए, तो उसके लिए सब हो जाएगा। अब सर्विस में क्या है? मान लो किसी को डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर किसी को कुछ मान लो किसी को कुछ और चाहिए, कोई और सर्विस चाहिए, किसी को एसी सही करानी है, किसी को कुछ रिपेयर कराना है, ठीक है। तो लाइक ऐसा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मतलब एक इनकंसिस्टेंसी नहीं होती क्योंकि अलग बंदे को हर एक कस्टमर को अलग अलग चीज चाहिए होती है और अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं होता। एंड इन्वेंटरी लॉस क्या होता है? बेसिकली सर्विस कैन नॉट बी स्टोर बाय फॉर फ्यूचर रिसीव फ्रॉम परफॉर्म एली टू बी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? इन्वेंटरी लॉस ये है, ठीक है। इन्वेंटरी लॉस में क्या होता है कि आपको मतलब आपको सही से आप सर्विस को
प्रोवाइड करोगे तो आपको उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। आप कहीं पर स्टोर नहीं कर सकते उसको, ठीक है? इसलिए इन्वेंटरी लॉस। जैसे कैपेसिटी इन होटल रूम्स, होटल रूम में कैपेसिटी कितनी है उसके। अब टाइप ऑफ सर्विस कितने टाइप्स की होती है? पहली होती है सोशल सर्विसेज, फिर पर्सनल सर्विसेज, फिर बिजनेस सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज बेसिकली होती है मतलब जो भी आप कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो फॉर सोशली, मतलब अपने देश को बढ़ाने के लिए उसको सोशल सर्विस कहते हैं, ठीक है? पर्सनल सर्विस जो भी कुछ पर्सनल के लिए सर्विस प्रोवाइड करो, बिजनेस जैसे बिजनेस बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है? सोशल सर्विस बेसिकली है क्या? सोशल सर्विस आर दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड बाय वॉलंटियर इन परफॉर्म ऑफ सोशल गोल्स, ठीक है? जो भी सोशल सर्विस क्या है, सोशल सर्विस एक ऐसी जनरली क्या है जो प्रोवाइड करते हैं वॉलंटियर्स परफॉर्म करने के लिए, जिससे वो सोशल सर्विस के मतलब उनकी जो मोटिव होता है ना, वो सोशल सर्विस के लिए ही होता है, ठीक है? जैसे इसमें हो गया हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विस बाय प्रोवाइड बाय एनजीओ वगैरह वगैरह, ठीक है? एंड पर्सन मतलब देखो क्या है सोशल सर्विस, समझ नहीं आया तो एक बार फिर से समझाता हूँ। सोशल सर्विसेज ऐसी होती है सर्विसेज जो वॉलंटियर वो बेसिकली वो प्रोवाइड करते हैं, उनका मोटिव होता है कि सोशली गोल और मतलब जो लोग हैं उनकी मदद करना, ठीक है? उनको सोशल सर्विसेज कहते हैं। पर्सनल सर्विस बेसिकली होता है क्या है? सर्विस विच आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सपीरियंस पर्सन टू द डिफरेंट कस्टमर, ठीक है? मान लो पर्सनल सर्विसेज क्या है, मतलब जो भी एक मतलब जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो एक एक्सपीरियंस पर्सन कर रहा है एक अलग कस्टमर को, उसको हम पर्सनल सर्विस कहते हैं, ठीक है? एंड इसमें एग्जांपल जैसे रेस्टोरेंट सर्विस, डॉक्टर सर्विस मतलब देखो एक बंदा क्या करता है पर्सनल सर्विस, वो क्या करता है पर्सनल, मान लो डॉक्टर है, ठीक है? वो क्या करेगा उसको सर्विस से, मान लो कोई इसके पास आया तो उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके मान लो कुछ दांत वातों में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो लाइक एक अर्निंग मोटिव, एक तो पैसे अर्निंग तो मतलब पैसे तो उसके मिलेंगे उसको, साथ में वो लोगों की हेल्प भी करेगा, तो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पर्सनली, ठीक है? बिजनेस सर्विसेज बेसिकली क्या है? बिजनेस सर्विसेज होती हैं, ठीक है? बिजनेस में जो भी काम आती है सर्विसेज, ठीक है? मान लो बिजनेस सर्विस का आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जो भी सर्विसेज होती हैं उनके लिए होता है, ठीक है? बिजनेस सर्विसेज यूज बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज इशू टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज स्मूथली, मतलब जो भी क्या है जो बिजनेस सर्विस कहता है जो भी बिजनेसमैन है वो अपनी सर्विस कंडक्ट करता है जिससे उनका जो भी एक्टिविटी है और बिजनेस है वो काफ़ी स्मूथली चल सके, जैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस एक्सेट्रा। अब बेसिकली बैंक्स होते क्या हैं? Banks occupy an important position in the modern business world. No country can make commercial and industries progress without the help of banking system. Banks encourage the habit of saving among the people. तो बेसिकली है जो बैंक होता है वो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है, देश मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है मॉडर्न बिजनेस के अंदर, क्योंकि देखो अगर कोई कंट्री में बैंक नहीं होगा तो लाइक वो कंट्री कभी ग्रो नहीं हो पाएगी। अब क्यों ऐसा क्यों होगा? मान लो बैंक नहीं होगा, किसी को लोन चाहिए होगा तो वो लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। मान लो किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे वो लोन ले रहा है तो ठीक है, तो लोन नहीं ले पाएगा। मान लो किसी को सेविंग्स करनी है तो क्या सेविंग्स में क्या, मान लो घर के, अगर आपके पास घर में पैसा रहेगा तो आप उनको खर्च करते रहोगे ना। अगर आप बैंक में सेविंग्स कर रहे हो तो उसके लिए लाइक आपके पास आपको बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे, तो लाइक ज़्यादातर कोई निकालता नहीं है, ठीक है? तो अगर घर में पड़े रहेंगे तो आप खर्च कर देते हो, ठीक है? इसलिए बैंक्स का मतलब काफ़ी ज़रूरी होता है कंट्री में, जिससे आपका मतलब देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है, ठीक है? ठीक है, मीनिंग ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग की मीनिंग क्या है? बेसिकली अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील इन मनी एंड क्रेडिट लोन, इट्स कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड सप्लाइज क्रेडिट बाय द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? तो बेसिकली करता है क्या जो बैंक है वो मतलब डील इन मनी, पैसों में डील करता है, और जैसे ये लोन वोन भी प्रोवाइड करता है, और डिपॉजिट जो भी पब्लिक डिपॉजिट करती है उसको कलेक्ट करता है, एंड उनको उससे मतलब क्रेडिट की फैसिलिटी भी उनको देता है, मान लो उनको लोन वोन भी देता है, ठीक है? सप्लाइज क्रेडिट बाय फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज। It's also perform many other functions like credit creation, agency function, general services, etc. Hence, a bank is an organization which occupy deposit, providing loan and परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन। तो बेसिकली क्या है मतलब कुछ कुछ अलग काम भी करती है बैंक, जैसे कि लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करती है, एजेंसीज फंक्शन करती है, जनरल सर्विस प्रोवाइड करती है, और मतलब कुछ वो बैंक बैंक की होती है वो क्या करती है मतलब जो भी डिपॉजिट है उनको कलेक्ट करती है, उनको उनको कलेक्ट करती है, एंड उन पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे के उनको थोड़ा-सा इंटरेस्ट देती है उनको, और भी उनको लोन प्रोवाइड करती है, जिसको लोन चाहिए होता है उनको लोन प्रोवाइड करती है, और काफ़ी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करती है बैंक। ठीक है? तो इसके बेसिकली फंक्शन क्या है? जैसे फंक्शन इसके 2 फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन।
प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी, ठीक है। बिल्कुल। अभी काफी लंबा चैप्टर है, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, दो दो इसके बेसिकली फंक्शन है। अब प्राइमरी फंक्शन होता है क्या बेसिकली, इसमें मतलब हम प्राइमरी जो भी इसके प्राइमरी फंक्शन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो है अकाउंट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बेसिकली क्या है, इट्स अ मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंक्स ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। मान लो क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो भी बंदा डिपॉजिट कर रहा है अपने पैसे मतलब बैंक के अंदर, तो उनको वो एक्सेप्ट करती है, उसको हम कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। वो क्या करती है, बैंक मतलब काफी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक अकाउंट के अंदर। तो उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। टाइप ऑफ मतलब अकाउंटिंग कैसे कैसे अकाउंट के टाइप होते हैं, तो बैंक अकाउंट के टाइप ऑफ बैंक अकाउंटिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तीन होते, ज्यादातर तीन होते हैं। फिक्स, तीन तो नहीं होते, मतलब एक फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट और मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मनी इज डिपॉजिट इन द अकाउंट फॉर पर फिक्स्ड पीरियड्स, इट्स कॉल्ड एफडी। मतलब क्या है, एक फिक्स अमाउंट के लिए वो अपने पैसे उसको डिपॉजिट कर देता है बैंक के अंदर, ठीक है। एंड मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए, मान लो 1 साल के उसने बैंक में अपने डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, उसको हम एफडी कहते हैं। और ये क्या है, आफ्टर एक्सपायरिंग, मतलब जो भी आपका पैसा जैसे ही ये आपका पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हो बैंक के अंदर से, और आपको एक एक इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा बैंक, काफी अच्छा। ठीक है, बैंक से ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा एफडी के अंदर, एटलीस्ट मतलब 8-9% मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या, आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ पीरियड पर्सन कैन क्लेम द मनी फ्रॉम द बैंक एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मैक्सिमम इन द बैंक अकाउंट। मतलब काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। एंड करंट डिपॉजिट अकाउंट, एंड अकाउंट ओपन बाय बिजनेसमैन अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली कम करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या है, एक मतलब बिजनेसमैन ओपन करता है इस अकाउंट को, जिससे वाला एक डेली ट्रांजेक्शन कर सके, डे बाय डे डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इसमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन होती रहेंगी, तो उसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। मान लो किसी ने 10,000 डिपॉजिट, मान लो 10,000 डिपॉजिट कराया, कल कल उनको निकाल लिया, तो उसमें एक दिन के लिए क्या करेगा, एक फिक्स पीरियड टाइम के लिए होता है कि इतने जैसे महीने हो गए, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वगैरह ऐसे ही होता है, ठीक है। अब करंट डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली डिटेल में पढ़ते होता है क्या है। करंट अकाउंट ओपन बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ओपन करता है। अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी एंड विड्रॉ वेन एवर डिसाइड्स, ठीक है। मान लो कोई बंदा भी, मान लो आज डिपॉजिट किया, कभी भी कल उसने निकाल दिया, तो मतलब जो जब चाहे वो डिपॉजिट कर सकता है, जब चाहे वो निकाल सकता है। इट्स आल्सो नोन एज डिमांडिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इसको ज्यादातर हम कह मतलब इसको कह सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, मतलब ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। इन करंट अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल। मतलब करंट अकाउंट के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली क्या है, ये लाइक बिजनेसमैन ओपन नहीं करते, पब्लिक के लिए होता है, जो भी मिडिल क्लास होते हैं या फिर एक लोअर क्लास होता है, ठीक है। हाई क्लास तो बेसिकली वो आ जाते हैं जो अपने अपने बैंक में कभी बैंक में जमा ना किया एंड वो निकालते रहते हैं, तो हाई क्लास में हम उनको नहीं गिनेंगे, ठीक है। मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास, ठीक है, मतलब पब्लिक के लिए होता है बेसिकली। जहाँ वो क्या करती है, पब्लिक कुछ अमाउंट का अपना पैसा, मान लो 10,000 उनकी सैलरी है, तो 1,000 वो सेविंग कर लेगी, ठीक है। तो उसमें वो क्या करता है, बैंक उनको इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी देता है एंड उसकी सेविंग भी हो जाती है, जिससे मान लो कभी उनको फ्यूचर में जरूरत पड़े, तो लाइक वो कभी भी अपना पैसा निकाल सकती है। द एम ऑफ दिस अकाउंट इज टू एनकरेज सेविंग ऑफ द पब्लिक। अ पर्सन कैन ओपन दिस अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ uh, small sum of money. Account holder also get a interest on his deposit in this account. The role of interest is lower than the fixed deposit. तो बेसिकली क्या है कि मान लो जैसे क्या है, 1 साल मतलब आपको 3 महीने में बैंक 3% दे रहा है, ठीक है। तो आप 3 महीने के बाद आप पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। ये सिंपली आपको समझ में आ गया, 3 महीने बाद पैसे निकाल सकते हो। बट क्या कहता है, एक फिक्स डिपॉजिट का, जो फिक्स डिपॉजिट में इसमें तो देखो 3% दे रहा है वो 3 महीने के अंदर। बट जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है वो करीबन 12 महीने का 8%, 10%, मतलब देखो क्या इंटरेस्ट होता है, काफी कम होता है, ठीक है। बैंक का 1 साल का शायद 3-4% ही देता है, ठीक है। तो बल्कि फिक्स डिपॉजिट 1 साल का करीबन 8% देते हैं, ठीक है। तो 8 मतलब बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट है,
मतलब बैंक से कम इंटरेस्ट, मतलब बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट के अंदर होता है। बट उसमें एक पीरियड टाइम के लिए आप पैसा निकाल नहीं सकते ना कभी जिंदगी में। अब बैंक में आप कभी पैसा निकाल सकते हो, कभी पैसा डाल सकते हो, ठीक है। एंड सेविंग अकाउंट है, मान लो आपको 3 महीने बाद आपको जरूरत पड़ गई तो आप पैसा निकाल सकते हो। बट एफडी में ऐसा नहीं होता, आप एक पर्टिकुलर जैसे आपने पीरियड खत्म हो उसके बाद ही आप निकाल सकते हो, ठीक है। पब्लिक अकाउंट खोलती है और अपना पैसा डालती है, कुछ अमाउंट ऑफ मतलब मनी, और जो भी ये मनी, मान लो बैंक मनी दे रहा है, तो जैसे आप वो डिपॉजिट करोगे उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। रिकरिंग अमाउंट क्या है, जिसे मान लो आपने 1 महीने बाद आपने क्या है, एक फिक्स पीरियड के लिए फिक्स, आपने एसआईपी नाम सुना है ना, तो उसी की तरह एसआईपी की तरह आपने एक फिक्स पीरियड के लिए अपना बैंक, मान लो एक फिक्स पीरियड के आप हर महीने चाहते हो, हर महीने 3 तारीख को मेरा इतना पैसा कट जाए अकाउंट के अंदर से, मान लो 10,000 रुपये आपके हमेशा हर 10,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में चले जाए, मान लो आपको एक, मान लो 10,000 आपके सेविंग अकाउंट में चले जाए, या फिर एक आड मन एक अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसमें आपके चले जाए पैसे 10,000 हर महीने 6 तारीख को, ठीक है। तो वो जाते रहेंगे, तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने आपके पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। द एम ऑफ दिस अकाउंट टू एनकरेज इन रेगुलरली सेविंग बाय द पब्लिक, ठीक है। डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट फॉर फिक्स अमाउंट एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड, the amount together when interest is repaid and as on maturity the interest rate on this account is higher than, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मतलब जो भी एक फिक्स पीरियड के लिए हर महीने करते हैं पैसे, एक फिक्स पीरियड पे दिया हुआ टाइम उस पे आपको करते हैं, जैसे मैच्योरिटी डेट आती है इनकी, उस टाइम पर पैसा आप निकाल सकते हो, और आपको इंटरेस्ट आपको एक फिक्स मैच्योर टाइम आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो इसका इंटरेस्ट होता है वो सेविंग अकाउंट से काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। It is a type of saving account which is deposit in excess of particular limit of automobile transfer to fixed deposit account। तो बेसिकली क्या है कि मान लो मल्टी डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली है कि मान लो आपके अपने बेस सेविंग अकाउंट के अंदर अपने पैसा जमा करते गए, एंड आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए फिक्स डिपो एफडी के अंदर, ठीक है। एफडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसमें को हम कहते हैं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जिसमें आप सेविंग अकाउंट भी बना रहे हो और एक एफडी अकाउंट भी बना रहे हो, तो दोनों को मिला के एक अकाउंट बनता है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गए प्राइमरी के एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के कुछ पार्ट्स, ठीक है। एंड अब इसका जो सेकंड फीचर, जो प्राइमरी फीचर का सेकंड पॉइंट है, उसको कहते हैं लैंडिंग मनी, ठीक है। लैंडिंग मीन्स मान लो आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, उसको हम कहते हैं लैंडिंग मनी, ठीक है। प्रोवाइडिंग मनी एज अ लोन टू द पब्लिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ बैंक। डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक एज द पब्लिक एंड बिजनेस फार्मर, मतलब क्या लैंडिंग मनी, मतलब अगर आप किसी को लोन प्रोवाइड करोगे, मतलब बैंक क्या करते हैं, बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है देश के अंदर, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो लाइक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पाएगी। तो बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, और डिफरेंट अलग अलग टाइप के उनको लोन लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कमर्शियल बैंक इनको प्रोवाइड करती है, और लोग को पब्लिक को प्रोवाइड करती है, जैसे आप एग्जांपल बिजनेसमैन मान लो, फार्मर मान लो, या फिर कोई पब्लिक का कोई बंदा मान लो, उसको वो लोन प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड मिड टर्म लोन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है, तो बेसिकली ये होते हैं दिस से लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द कस्टमर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टू परचेज मशीनरी एंड ट्रक्स फर्नीचर एक्सेट्रा। द बोरोइंग रिपेइंग द लोन इज मंथली क्वार्टरली एनुअली, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं एक लंबे पीरियड के लिए। मान लो आपने एक 10 लाख की आपको ट्रक लेना है, ठीक है, 10 लाख का आपको ट्रक लेना है, तो आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है। एंड आप उसको आपका 10 लाख आपका ये सब पे करना काफी इजी नहीं है, काफी टाइम लग जाएगा, लाइक 3 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितना भी लग सकता है, ठीक है। तो मतलब 5 साल ज्यादा लगे तो उसको हम लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक क्या है, फिक्स्ड पीरियड के लिए आपको कुछ भी, मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए आप कुछ मतलब मशीनरी परचेस करते हो, एंड आप इसको जो भी पे करना है वो मंथली कर सकते हो, आप क्वार्टरली कर सकते हो, एनुअली भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बेसिकली, वेट लॉन्ग टर्म तो एक गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग इसके मतलब टाइप मतलब लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है, एंड मिड टर्म भी होता है,
ठीक है। मिड टर्म में क्या होता है बेसिकली, मिड टर्म में एक पर्टिकुलर आप 1 से 5 साल के बीच में आप जो भी लोन लेते हो उसको हम कहते हैं मिड टर्म। एंड शॉर्ट टर्म में आप 1 साल से कम का लोन लेते हो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। तो ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली है क्या, द कस्टमर हु मेंटेन करंट अकाउंट विद दिस बैंक, customer who maintain current account with the bank take permission from the bank to withdraw more money than deposit in its account. The extra amount withdrawn is called overdraft. This facility is available to trustworthy customer for a small period time. तो बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट है कि आपने अकाउंट से पढ़ा होगा, और आपको अच्छी तरह समझ पता नहीं है कि होता है क्या बेसिकली। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली ज़्यादा कोई सिंपल तरीका से, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या, देखो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आप मतलब कुछ भी डे टू डे ट्रांजेक्शन करते रहते हो, तो उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट के अंदर। उसमें हमने पढ़ा था एक पॉइंट कि इसको ओवरड्राफ्ट उनको फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो मतलब क्या है क्या, जो भी ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है वो क्या करते हैं, जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं, मतलब उसको संभालते हैं। ठीक है, मान लो करंट होल्डर अकाउंट के अंदर अकाउंट में उसने पैसे डाला है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख डाला है और उसको जरूरत पड़ गई 5 लाख की, तो वो क्या करेगा कि 4 लाख का ओवरड्राफ्ट कर लेगा। मतलब क्या करेगा, 1 लाख तो उसके अकाउंट से काटेगा, एंड 4 लाख का एक्स्ट्रा वो अब बैंक से ले सकता है, मतलब बैंक से ले सकता है और उसको खर्च कर सकता है, ठीक है, मतलब उसको विड्रॉल कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं बैंक ऑफ ट्रस्ट। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को प्रोवाइड कर दी जाए। एक तो ट्रस्ट वर्दी को, मतलब जो भी मान लो किसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उसको ये प्रोवाइड करते हैं, ट्रस्ट वर्दी के लिए ही होता है, और एक स्मॉल पीरियड टाइम के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, देखो देखो द कस्टमर हु मेंटेन मतलब करंट अकाउंट जो भी मैनेज करता है बैंक के साथ, उनको परमिशन होती है कि वो मतलब बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं ज़्यादा मनी, जो जिन्होंने मतलब ज़्यादा मनी विड्रॉल कर सकते हैं। अगर उन्होंने 10,000 विड्रॉ डिपॉजिट कर रखा है तो 50,000 वो विड्रॉ कर सकते हैं। द एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ट्रस्ट फॉर द कस्टमर फॉर अ स्मॉल पीरियड टाइम, ठीक है। स्मॉल पीरियड टाइम के लिए उनको मतलब एक ट्रस्ट, मतलब एक ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बंदा पे कर देगा बाद में, तो एक इस स्मॉल पीरियड के लिए ही होता है ये, ठीक है। कैश क्रेडिट के अंदर दिस आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट बैंक्स एडवांस कैश लोन अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट अगेंस्ट करंट एसेट्स, ठीक है। Under this agreement, banks advance cash loans up to a specified limit against current asset. The bank open an account in the name of borrower and allows him to withdraw the borrowed money from time to time. तो बेसिकली है क्या कि एक एग्रीमेंट होता है ये, मतलब बैंक के अंदर जो क्या करता है कैश लोन की मतलब स्पेशलाइज क्या है, अगर एक लिमिट होती है, ठीक है, उस एसेट के अंदर उसको करता है बैंक ओपन अकाउंट इन द नेम ऑफ बोरोर के नेम पे अकाउंट खोलेगा और क्या करेगा, मतलब उनको विड्रॉ की परमिशन दे देगा जिससे वो अकाउंट से अपना मनी जो बोरो कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बेसिकली अपने अकाउंट से पढ़ा होगा कौन से चैप्टर के अंदर, कौन सा था वो, बीआर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि मतलब जो बिल्स है बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिस्काउंट करते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसको हम डिटेल में है क्या बेसिकली है, अंडर दिस एन बैंक गिव मनी टू द कस्टमर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ बैंक और पेमेंट टू द कस्टमर इन दिस टाइप चार्ज सर्विस, ठीक है। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि मान लो आप मान लो ए है, मान लो क्या है आपके पास बी आ रहा है, ठीक है। आपके पास बीआर है, आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, आपने उनको बीआर दोगे एंड वो आपको पे कर देगी, एंड कुछ एक सर्टेन अमाउंट उनका चार्जेस, जो भी उनका चार्ज होगा 10%, 2%, 5%, 100 रुपये, 200 रुपये वो खुद रख लेगी और बाकी जो अमाउंट है वो आपको पे कर देगी। तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अभी देखो हमने देखा दो चीज पढ़ी, देखो प्राइमरी फंक्शन, प्राइम हमने पढ़ा था एक तो बैंक क्या है, बैंक क्या है, ठीक है। उसका अंदर पढ़ा था उनके कुछ फीचर्स, फीचर्स में क्या है प्राइमरी फीचर्स, प्राइमरी फंक्शन या फिर फीचर्स कह सकते हो आप, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या क्या पढ़ा, एफडी, एफडी अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली होता है क्या, ठीक है। फर्स्ट का ना पढ़ा, जो उसका सेकंड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था लैंड मनी। लैंड मनी में क्या हमने पढ़ा था, लॉन्ग टर्म्स लोन पढ़े थे, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेसिकली हमने हमारा आधा चैप्टर, आधा तो नहीं मतलब तो काफी थोड़ा सा चैप्टर
खत्म हो चुका है। बैंक के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शन बेसिकली है क्या, ठीक है। तो एजेंट्स फंक्शन, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन में क्या है, जो एक फर्स्ट है एजेंट फंक्शन, एजेंट्स के जो फंक्शन होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं उनके, वो हम पढ़ेंगे, ठीक। एन एजेंट फंक्शन ऑफ हिज कस्टमर आर पेड बाय द फॉलोइंग सर्विस, मतलब वो एजेंट्स के कौन कौन से मतलब बैंक के लिए काम करता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग डिविडेंड्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स। तो पहले क्या करता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्ट करता है। हमने पढ़ा था कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्ट करता है, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट को भी कलेक्ट करता है, और जो भी बाइंग और सेलिंग शेयर्स होते हैं उनको बाय करता है, सेल करता है, डिवेंचर्स होते हैं, अदर सिक्योरिटीज होती है, एंड पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस मतलब इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, और इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करने के लिए, और फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और उसके क्या है फिर उसका सेकंड पॉइंट, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या है, बेसिकली कमर्शियल बैंक्स आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वो क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक होती है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग लॉकर्स, लॉकर्स को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्थिज सप्लायर, वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड द कस्टमर, issuing check, bank draft, credit card or other facility, issue of debentures and shares, providing currency exchange etc, ठीक है। तो इतना ही छोड़ो इनको, ठीक है। मतलब थोड़ा सा काफी कंफ्यूजिंग, आप इसको पढ़ के ना एक बार समझ लेना, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है, देख लेना आप इनको, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग सर्विस बेसिकली होता क्या है, ई बैंकिंग सर्विसेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक है, मतलब एक नए पार्ट के अंदर, वो आपको पार्ट, अगला पार्ट आपको कल मिल जाएगा, तो आप कल देख लेना, ठीक है।